अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पर्श शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो हूँ। आगे खैर अब मंजूर, तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 10। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर आरुषि जब घर आती है वो अच्छी तरह से नहा धो लेती है, फिर नीचे आती है, सबके साथ बैठ के बातचीत करने लगती है। लेकिन फिर भी उसकी दिमाग वो डॉक्टर की बातों पर ही थी। वो खुद से बहुत से सवाल करती कि ये कैसे मुमकिन हो सकती है। आज तक उसे किसी लड़की के लिए ऐसी फील्स आई नहीं, तो डॉक्टर कैसे बोल सकते कि वो माधवी की ओर अट्रैक्ट है? कैसे मुमकिन है? खुद ही से बहुत सारे सवाल करती है जिनके जवाब उसे मिलते नहीं हैं। इधर डिनर करते वक्त वो इतनी चुप थी कि उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हो क्या गई है तुम्हें आजकल, तुम इतना क्या बदले बदले से हो? अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, अगर कोई परेशानी है तो हमसे बताओ ना। ये क्या रूखी सूखी सी बैठी हुई हो? मतलब मन चाहे खाती हो, नहीं तो नहीं, सीधा कमरे में जाके बैठी रहती हो। आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल आ गए हैं। ऐसा क्या, कौन से ख्यालों में डूब जाती हो? नींद भी ठीक से नहीं ले रही हो क्या आजकल? वो खाते खाते रुक जाती है और अपनी मम्मी को घूर के देखने लगती। वो कुछ बोलेगी उससे पहले उसके पापा बोलते हैं, बेटी खाने आई है, तुम ये सारी चीज़ बातें बाद में नहीं कर सकती हो। कम से कम शांति से उसे थोड़ा खाने तो दो। उसकी मम्मी चुप हो जाती है। आरुषि थोड़ी बहुत हद तक खा के वो उठ के चली जाती है अपने कमरे में। क्या जवाब देगी जबकि उसकी पूरी मन उलझनों से उलझी हुई है। वो चुप से बैठ जाती है और अपनी भोले से शिकायत लगाते हैं कि ये सब क्या है, ये क्या मतलब लीला रच दी है आपने जो मेरे समझ से बाहर है। जो चीज़ कभी ना हुई वो अब ये क्या, ये डॉक्टर भी क्या पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। भला ये कैसे हो सकती है? एक आई नो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, पर मैं वैसी तो नहीं हूँ। कभी मुझे ऐसी फील तो हुई नहीं, फिर ये अचानक क्यों हो रही है मेरे साथ ऐसा? क्या सोच रहे हो आप? मैं लोगों के, ठीक है, दुख को एकदम से अट्रैक्ट कर ली हूँ, वो बात अलग है। शायद मैं माधवी जी की और इस तरह इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को पता नहीं कैसे जी रही है, जैसे कि जीने की इच्छा नहीं है उनको। और शायद मुझे उस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत अलग लग रही है, पर ये क्या कि अट्रैक्ट हो रही हूँ कि वो मुझे अफेक्ट कर रही है इतना? क्यों कर रही हो ये सब? अब इसके जवाब भी तो उसे खुद ही ढूंढनी है। और आखिर में वो एक चीज़ डिसीजन लेती है कि जब तक वो उसके दूसरे ट्यूशन ही स्टार्ट ना हो तब तक वो काजल के घर नहीं जाएगी। क्या पता तब तक माधवी भी चली जाए। यही सोचते हुए काजल को कॉल लगाती है। काजल भी फ़ोन रिसीव करती है। हाँ अरुषि बोल। हाँ वो मुझे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना, तबीयत ठीक है तेरी? अब तू तबीयत को छोड़, वो मैं सोच रही हूँ ना, क्योंकि इन दिनों कुछ ज़्यादा अच्छी खासी तबीयत है नहीं मेरी, तो जब तक वो मेरा स्टूडेंट नहीं आता, क्योंकि अब तो उसका छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं आऊँगी, थोड़ी बहुत रेस्ट मिल जाएगी मुझे। तू सारा को थोड़ी बहुत संभाल लेना। हाँ, चॉकलेट खरीद के ला देना यार, या तो मैं भिजवा दूँगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काजल बोलती कि बात चॉकलेट की नहीं है यार, कुछ प्रॉब्लम है तो तू मुझसे शेयर कर सकती है ना? नहीं काजल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं रखती हूँ ना, बहुत रात हो गई। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं करी। मार खाएगी क्या? ये डिस्टर्बेंस क्या होती है? कुछ नहीं, सो जा। और यही बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसे ये बोलते हुए न जाने कि वो अच्छी भी नहीं लग रही थी, ये अलग दुविधा थी। अपनी सर पकड़ के बैठ जाती कि ये क्या चल रही है। करनी तो मैं दिमाग की करना चाहती, इधर दिल परेशान हो जाती कि क्या है। थोड़ी बहुत चीज़ें सोचने के बाद अब वो बुक रीड करने लगती है। उसे पूरी की पूरी अपनी माइंड को डाइवर्ट करनी थी किसी भी हालत पर। अब फोर्सफुली भी कितनी हद तक कर सकते हो आप चीज़ों को, लेकिन उसे दिमाग में एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगती, वो थी माधवी की और उसका अट्रैक्शन। केवल क्या ये अट्रैक्शन ही है या उससे ज़्यादा कुछ? अब वो सोच नहीं पा रही थी, उसका सर फट रही थी। ऐसे में वो सच में पागल हो जाएगी। वो उसी डॉक्टर को कॉल करती है। जैसे ही वो डॉक्टर आरुषि की कॉल देखती है वो रिसीव करते हैं। बोलती कि हाँ आरुषि बोलो। देख, क्या ये सच में आपको लगता है कि मैं उनकी ओर अट्रैक्ट हूँ? वो डॉक्टर थोड़ी सी हंसती है, बोलती कि अभी भी तुम उसके बारे में सोच रही हो? अरे क्योंकि क्योंकि कारण भी तो है ना। ठीक, आज से पहले मुझे कभी ऐसी फील नहीं हुई किसी भी लड़की के लिए, तो मैं उस टाइप की हूँ ही नहीं दी सच में।
तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम उस टाइप की हो। देखो, फीलिंग सबके लिए नहीं आते हैं आरुषि, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। पर देखो आरुषि, मैंने पहले भी बोली है, रिलैक्स योर माइंड। और तुम फिलहाल माधवी को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करो, अपनी माइंड को डाइवर्ट करो, तब थोड़ी बहुत तुम्हारी माइंड रिलैक्स होगी और तुम्हें नींद आएगी। पर नहीं हो रही है दी, सच में नहीं हो रही है। जब से ये सुनी कि मैं शायद उनकी ओर अट्रैक्ट हूँ, सच में ये दिमाग में बार बार पिन कर रहा है। हाँ सच में। ओके रिलैक्स रिलैक्स। अभी तुम्हें क्या करनी है? ये तो सच नहीं हो सकती ना। अच्छा, अगर मैं कहूँगी तो तुम मान जाओगी? क्या ये हकीकत बदल जाएगी मेरे बोलने से? क्या तुम्हारी सारे उलझनें ख़त्म हो जाएगी मेरी ये बोलने से कि मैं जो बोली हूँ वो गलत है? आरुषि चुप थी। डॉक्टर बोलेगी यही जवाब है, मैंने जैसा बोली है वैसा करो। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एक दवाई दिए गए रहे थे आरुषि को कि उसका थोड़ी बहुत माइंड शांत रहे, वो दवाई वो लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बार बार उसे वही सारे पल याद आ रहे थे। माधवी की करीब आना, एक क्षण के लिए उसकी हाथ पकड़ना, उसकी वो नेक, बार बार ये सारी चीज़ उसे सोने तक नहीं दे रही थी और वो उठ कर बैठ जाती है। और आगे से सच में वो स्ट्रांगली ये चीज़ को अपने दिमाग में बैठाती है कि नहीं सोचनी है, इस बारे में नहीं सोचनी है, वो वैसी नहीं है। बार बार ही चीज़ वो खुद को समझा रही थी। एक्चुअली वो खुद को समझा रही थी क्योंकि वो समझना नहीं चाहती है, दोनों में अंतर है। अब वो रात तो बीत जाते हैं, अगले दिन वो अपनी बाकी जितनी भी ट्यूशन वगैरह थे वो सब ले चुके थे। उसके पापा भी उससे बात कर चुके थे अगले दिन कि बेटा कोई और परेशानी है तो बता सकते हो। लेकिन आरुषि ने बखूबी से मना कर दी थी कि नहीं पापा। वो पूरी टॉपिक ही चेंज कर दी थी कि कुछ दिन से वो जॉब के लिए थोड़ी बहुत परेशानी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और इस बारे में वो किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती ना, ये अलग ही दुविधा थी। अब देखते देखते पूरे के पूरे 1 हफ्ते बीत चुके थे। हालांकि इन 1 हफ्ते में उसके पास काजल के बहुत सारे कॉल आए थे। सारा उससे बात करना चाहती थी, सारा उससे पूछना चाहती थी कि टीचर आंटी आप चॉकलेट क्यों नहीं ला रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन वो ये बात जानती थी, तभी वो काजल की कॉल वगैरह उठाती नहीं, बस टेक्स्ट छोड़ देती थी कि यार मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। पूरे 1 हफ्ते तक। लेकिन इन 1 हफ्ते तक ऐसा एक क्षण भी नहीं थी कि उसने माधवी के बारे में सोची नहीं हो। वो जितना कोशिश कर रही थी कि इस बारे में नहीं सोचनी है, उतना ही उसके दिमाग में ये हावी होते जा रहे थे। इन 1 हफ्ते में वो 2 बार उस डॉक्टर से मिल चुकी थी जाके। डॉक्टर को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो। कुछ चीज़ें वो भी समझ रही थी, लेकिन आरुषि समझना नहीं चाह रही थी। वो बहुत सारे हिंट भी दे चुकी थी आरुषि को, लेकिन आरुषि वो मानना नहीं चाहती थी। अब आरुषि पूरी तरह से हार चुकी थी अपनी पेशेंस से। अब वो खुद को जानना चाह रही थी, क्या वो सच में लड़कियों को पसंद करती है? क्या उसके दिल में लड़कियों के लिए फीलिंग्स आ भी सकती है? अब उसे ये बात जाननी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर चीज़ें उसे खा रही थी। और आरुषि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो हाइपर टेंशन ले ही नहीं सकती किसी भी हालत पर। दिन पर दिन उसके तबीयत खराब होते जा रहे थे, उसके हरकतें भी काफ़ी अजीब होते जा रहे थे। एक दिन वो दिया के साथ उसकी कॉलेज छोड़ने गई थी। दिया के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, कुछ सीनियर्स भी आए हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। आरुषि सबकी ओर घूर के देखने लगी थी, ये जानने के लिए अगर उसे लड़कियां पसंद है तो किसी और को देख के थोड़ी अजीब तो लगेगी ना। लेकिन वो वाले एहसास उसे महसूस ही नहीं होती जो माधवी को देख के होती है या माधवी के छूने से। बहुत अजीब लग रही थी मुझे। एक दफ़ा तो वो किसी के पास जाके, बहुत खूबसूरत सी लड़की थी, उसकी बहन के कोई सीनियर थे, वो जाके हाय हेलो में बात कर रही थी तो थोड़ी बहुत हाथ पकड़ के कुछ अजीब तरीके से हाथ को छू रही थी। वो लड़की भी थोड़ी ऑड लग रही थी उसे, और वो घूर के आरुषि को देखने लगती है। लेकिन आरुषि महसूस करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस क्षण माधवी ने उसकी हाथ पकड़ी थी, जो फीलिंग्स उसे एहसास हुई थी, वो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या डॉक्टर सही है? वो ये सोच सोच के अब और भी चीज़ें बदतर होते जा रहे थे। शाम तक उसे हाई फीवर आ जाते हैं। ये 7वें दिन की बात है। वो जब घर आती है तो उसकी आंखें लाल हो चुके थे।
उसे जब हाई फीवर आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसकी मम्मी उसे देख के समझ चुकी थी और वो तुरंत भाग के आती है और वो आरुषि की हाथ पकड़ती है। आते ही पकड़ते ही वो समझ जाती है क्योंकि आरुषि की पूरी बदन तप रही थी फीवर में। वो शॉक थी और बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें? आरुषि बड़ी नॉर्मल रिएक्शन देती है, मम्मी कुछ नहीं हुआ है। पर बेटा तुम्हारा पूरा बदन तप रही है। हाँ थोड़ी बहुत हो सकता है वेदर चेंजेस के कारण। मैं फ्रेश होके आती हूँ। और यही बोलते हुए वो अपनी कमरे में जाती है। इधर उसकी मम्मी को कुछ ठीक नहीं लगती है। वो अपनी हस्बैंड को कॉल लगाती है और ये सारी चीज़ बोलते ही उसके पापा वहाँ से अपनी ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही निकल आते हैं। घर आ चुके थे और एकदम से आते बोलती है कि क्या हो क्या गया है? वो बोलती कि जाकर खुद देखिए अपनी बेटी को क्या हालत बना के आई है। मैं बोल रही हूँ कब से, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। उसके पापा भी उसके कमरे में जाते तो देखते हैं आरुषि जैसे तैसे नहा धो के बस बिस्तर पे जा चुकी थी और उसके बाद उसे कुछ ध्यान नहीं थी। वो बेजान पड़ी थी बिस्तर पर। उसके पापा जब उसे ये हालत में देखते उन्हें बहुत दर्द हो रहे थे। वो फ़ौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये आए दिन इसको इतना क्या फीवर आ रहा है? कुछ फैमिली इशू चल रहा है क्या आप लोगों में? कुछ मेंटली प्रेशर वगैरह है क्या इसको? हो सकता है कि ज़्यादा टेंशन के कारण इससे तबीयत ख़राब हो रहा है। तभी उसकी मम्मी बोलती कि नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं। तभी उसके पापा थोड़ी बहुत उन पे भड़कने लगते हैं। आए दिन तुमको तो बस कुछ काम है ही नहीं उसको सुनाने के अलावा। दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह थे। डॉक्टर दवाई वगैरह दे चुके थे कि होश आने पर ये दवाई दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगी और बोलिएगा कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम ले। और वैसी होती है। और उसी दौरान काजल का बहुत सारे कॉल आ रहे थे, लेकिन फिर भी आरुषि तो उसका तो खुद ही पता नहीं वो रिस्पॉन्स कैसे करेगी। इधर जैसे डॉक्टर चले जाते लगभग आधे घंटे बाद आरुषि को होश आती है। वो उठती है और नीचे जाती है। नीचे जाते ही उसके दादाजी उसके ऊपर थोड़ी सी चिल्ला पड़ते। जब तबीयत ठीक नहीं है तो नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ ऐसा क्या कर दिया, हालत ऐसे हो गई तुम्हारी? आरुषि बोलती कि दादाजी ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हारी बोलने से क्या होता है? सब तो दिखाई दे रहे ना, क्या हालत बना के रख दी हो। क्या हुआ क्या है ये तो बताओ। कोई परेशानी है या कुछ है? हमसे बताओ तो सही। अगर ना समझे तो वो बात अलग है। नहीं ना दादाजी ऐसा कुछ नहीं है। अब जो उसके मन में है वो कैसे अपने परिवार से शेयर करेगी? वो किसी लड़की की ओर अट्रैक्ट हो रही है। यह आसान है क्या परिवार से शेयर करना? वो जैसे तैसे उस बात को कवर कर लेती है। उसके बाद वहाँ पे डिनर करे जाते हैं, उसको दवाई वगैरह दिए जाते हैं। आरुषि वहाँ से शांति से चुप से अपने कमरे में आती है। और जब कमरे में आती है तो वो देखती है उसके मोबाइल पर काजल के बहुत सारे कॉल थे, लगभग 15 से 16। वो कॉल बैक करती है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, लेकिन तब तक भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन वो फिर भी कॉल करती है, कोई इमरजेंसी हुई होगी। तो यही सोचते हुए वो कॉल करती है। जब कोई नहीं उठाती है तो एक बार, आखिरी 5वीं बार वो कोशिश करती है। 2 रिंग होते ही फ़ोन रिसीव होती है। आरुषि एकदम से बोल पड़ती है कि काजल क्या हुआ है, सब ठीक है? आगे से एक कोमल सी धीमी सी आवाज़ जिससे आरुषि की कान में हल्की सी हिट पैदा कर देती है। अब वो मैं माधवी बोल रही हूँ। ये नाम सुनते ही आरुषि की दिल जोरों से धड़कने लगती है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। कुछ क्षण तक वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या बोलनी चाहिए इस वक्त, या अपनी दिल की धड़कनों को रोकनी चाहिए या खुद को संभालना चाहिए। माधवी बोल पड़ती है कि वो आप ठीक है? आरुषि मानो भरम में हो। माधवी दोबारा पूछती है कि हेलो आप आरुषि जी, आप सुन रही है? माधवी की मुंह से आरुषि की नाम जैसे आरुषि सुनती है उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन सी फील होती है। उसे पता नहीं कुछ तो थी, जैसे पूरे शरीर में मानो कि बटरफ्लाई उड़ रहे हो। तभी माधवी फिर से बोलती कि हेलो। तभी आरुषि बोलती कि हाँ वो नमस्ते जी, कहिए। हाँ आप ठीक हैं? हाँ वो मैं ठीक हूँ। हाँ आप कॉल करी वो काजल। हाँ वो ताई वॉशरूम में है। वो आपको कॉल करी थी शायद बहुत, पर आपने उठाई नहीं तो। हाँ वो डिनर कर रही थी।
इसलिए आपने खाना खाई? सारा ठीक है ना? उसकी वो चोट ठीक हो गई ना? हाँ, वो कुछ हद तक ठीक है, घाव भी थोड़ी थोड़ी भराई है, ज़्यादा लगी नहीं थी। वो आपकी बात बहुत कहती है, खास करके चॉकलेट को लेकर। हाँ वो, जी जी। आप लोगों के खाना हो गए? वो अपने दिल को बार बार सहलाते हुए माधवी से बात कर रही थी। ये फीलिंग्स अलग ही थे, उसके गूज़बम्स आ रहे थे। माधवी बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी अलग सी लग रही है। आपकी तबीयत ठीक है सच में? हाँ वो मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, वो काजल आएगी तो मैं बात कर लूँगी। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर ली थी, क्योंकि उससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसे बोली जा ही नहीं रही थी। वो लंबी सांस लेने लगती है, वो सीधा वॉशरूम जाती है, अपनी फेस पे बार बार पानी थ्रो कर रही थी, मानो कि वो होश में नहीं हो, वो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक ऐसी करने के बाद वो जाके अपनी बेड पे बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि सच में जितना इफ़ेक्ट माधवी करती है उतना इफ़ेक्ट वो और किसी चीज़ में नहीं होती है। बस लाजमी सी उसकी आवाज़ से उसकी हालत ये हुई गई, जबकि वो एक हफ्ते तक माधवी की आवाज़ नहीं सुनी थी उसके बारे में, और वो कोशिश कर रही थी कि ना सोचे, लेकिन फिर भी चीज़ें उसके खिलाफ ही थे। तो क्या डॉक्टर की बात सही आ रही थी? वो सर पकड़ के बैठ जाती है, ये कैसे हो गई, क्यों हुई, इसका कोई सल्यूशन नहीं है क्या? वो कैसे रोकेगी अपनी इन सारी फीलिंग्स को जो आ रही है, जो उसे सता रही है? उधर जो माधवी है वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी काजल भी एकदम से आते हुए बोली, क्या हुआ वहीनी? हाँ वो आरुषि जी की कॉल आई थी। उसने कॉल करी है? हाँ। कुछ बोली उसने? नहीं, उनकी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही थी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, सो जाइए, सुबह थोड़ी जल्दी भी निकलनी है। जी तय। और यही बोलते हुए माधवी वहाँ से चली जाती है। काजल कॉल लगाती है आरुषि को, लेकिन आरुषि उस वक्त कॉल पे बात करना ही नहीं चाहती थी, वो उठाती नहीं है। और तबीयत खराब थे, दवाई के कारण उसे थोड़ी बहुत अर्ली नींद भी आ जाती है, वो सो जाती है। पता नहीं सोते वक्त भी बहुत अजीब सपने देख रही थी, बीच में उठ चुकी थी, उठ के पानी वगैरह पी के फिर सोई थी। नींद में ऐसे लग रही थी कि बहुत परेशान है, कुछ चीज़ें सता रही है उसे। फिर सुबह होती है, सुबह होते ही उसकी मम्मी ने सख्त बोल दी थी कि तुम आज घर से निकलोगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज पूरी दिन तुम बस आराम करोगी। मैं और बात सुन नहीं सकती तुम्हारे पापा से, बहुत सुन ली। उनका कहना है मैं तुम्हारी ध्यान नहीं रखती हूँ, तो आज घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। ब्रेकफास्ट करो और ब्रेकफास्ट करके जाओ कमरे में और जाके सो जाओ आराम से। आरुषि कोई भी जवाब नहीं देती अपनी मम्मी को, वो ब्रेकफास्ट करती है। अब ब्रेकफास्ट करते करते न जाने उसे क्या ख्याल आती है कि एक बार काजल से बात कर ले, और वो काजल को कॉल लगाती है। एक रिंग मिस हो चुकी थी तो वो दोबारा कॉल लगाती है। काजल भी फ़ोन रिसीव करती है और बोलती कि हेलो। तो ये आरुषि बोलती कि हेलो गुड मॉर्निंग, कैसी है? यार सॉरी, वो तूने रात को कॉल करी, मैं थोड़ी सो गई थी। हाँ ठीक है, कोई ना, मुझे बस थोड़ी सी फिक्र थी, क्योंकि कुछ दिन से तेरी कुछ आता पता थे नहीं, तू ना मेरी कॉल की कोई रिस्पॉन्स कर रही थी ना टेक्स्ट की, तो थोड़ी बहुत फिक्र में थी। सॉरी ना, नाराज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, नाराज़ क्यों होंगी? वैसे वैनी ने मुझे कल कही थी कि तेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग सी लग रही है उनको, क्या हुआ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ। घर पे सब ठीक है? हाँ रे, घर पे सब ठीक है। तू बता ना, तू कैसी है? और समर और सारा कैसी है? हाँ वो ठीक है, बस निकल चुके हैं। तभी एकदम से आरुषि बोलती कि निकल चुके हैं? काजल बोलती कि हाँ वो लोग निकल चुके हैं, आज वहीनी चली गई है। ये बात सुनते ही आरुषि जो बैठी हुई थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है, मानो उसकी सर पे पूरी आसमान गिरी हो। चली गई है? मतलब कहा? क्या मतलब कहा आरुषि? क्या सोच रही तू? वो गाँव जा रही है, मैं बस कुछ दिन के लाई थी वहीनी को। सारा की स्कूल वगैरह है वहाँ पर, तो उसकी पढ़ाई ख़राब होगी ना, ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकती ना।
वैसे तो मैं सोच रखी हूँ कि अगली बार जब छुट्टी मिलेगी तो कुछ ज़्यादा ही रुकवा लूँगी यहाँ पे। आज वैसे अब तक तो आधे रास्ते तक पहुँच गई होगी एयरपोर्ट तक। ये बात जैसे ही सुनती है आरुषि को कतई पसंद नहीं थी। वो एकदम से बोलती कि यार पर इतनी जल्दी क्यों थी जाने की? मतलब तुझे हो क्या गई है? तू कैसी बात कर रही है? तू ठीक है? वो कहाँ पर है अभी? क्यों? मुझे वो कुछ नहीं, तू बस इतना बताना कि उनके फ़्लाइट कब है। तभी काजल बोलती है कि 12 बजे की फ़्लाइट है दोपहर की। 9 बजे ये लोग निकल चुके हैं, अभी तो 9:30 बज रहे हैं ना। ये बात जैसे आरुषि सुनती है वो एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट करती है कि मैं बाद में बात करती हूँ। और वो एकदम से अपने कमरे में भागते हुए जाती है, कमरे से अपनी स्कूटी की चाबी लेती है और बिना कुछ देखे बस भागी जा रही थी। एकदम से जैसे ही वो फ़ौरन हॉल से गुजर रही थी, उसकी मम्मी बोलती कि तुम कहाँ भाग के जा रही हो? एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आरुषि पीछे मुड़ के कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस भागती है। उसकी हालत ठीक नहीं है फिर भी वो भागती है। वो जैसे तैसे अपनी स्कूटी उठाती है और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की ओर। यहाँ से एयरपोर्ट तक का सफ़र लगभग 40 मिनट की, और सीधा वो वहीं पर भागती है। लगभग 40 मिनट वो इतनी स्पीडी से अपनी स्कूटी को भगा रही थी। पता नहीं दिल में कुछ चुभ रही थी। इस तरह से माधवी का जाना उसे ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहे थे दिल से कुछ चीज़ चीर के निकल रही हो। इतनी दर्द महसूस हो रही थी, वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ना चाहते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते। वो जैसे तैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। वो लेकिन नहीं रोनी है, मुझे बस एक बार मिलनी है, प्लीज़ भगवान, बस एक बार मिलनी है। और यही बोलते हुए वो बस ड्राइव कर रही थी। इधर काजल को बहुत अजीब लगती है। वो वापस ही में कॉल करती है, लेकिन उस वक्त आरुषि कॉल उठाती नहीं है। लगभग 40 मिनट की रास्ता वो चलने के बाद आखिर में वो एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये बहुत अलग सी सिचुएशन थी। वो बार बार बोल रही थी कि देखिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी शायद अंदर गए हैं, हाँ, मुझे बस एक बार जाने दीजिए। तो बार बार वहाँ के जो वो स्टाफ वगैरह थे वो बोलते कि देखिए मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अरे यार मैं कौन सा एकदम से अंदर जा रही हूँ, जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक तो जाने दो। तो वो जैसे तैसे थोड़ी बहुत अंदर आती है और ढूंढने लगती है, वेटिंग जोन में जाती है, पर वहाँ पे ना उससे माधवी नज़र आती है ना सारा। वो बस इधर उधर ढूंढ रही थी। बार बार मानो उसकी आंखों के सामने धुंधली सी आ जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी, इधर उधर जाके बस ढूंढ रही थी, बस एक बार मिल जाए। बहुत देर हो चुके थे, ऑलमोस्ट 11:15 बज चुके थे। 12 बजे उन लोगों के फ़्लाइट है। तो वो लोग अगर एकदम से इमिग्रेशन वगैरह के लिए अंदर चले जाए तो वापस तो कोई नहीं मिल सकते। आरुषि पूरी जान लगा के ढूंढने लगती है हर जगह जगह जितना वो जा सकती थी, और पता नहीं क्यों उसकी मन पूरी तरह से भारी सी हो गई थी। अब धीरे धीरे आशा ख़त्म हो रहे थे कि शायद वो मिल भी नहीं पाएगी, और जब पूरी छानबीन लेती है तभी वो हार जाती है। उसके आंखों में आंसू भर सी आती है। खुद को थोड़ी बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, पर शायद उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी उस वक्त, उस मोमेंट पर। वो वहाँ से बस निकलने जा रही थी, तभी सामने से सारा आती है और एकदम से आरुषि को गले लगा लेती है, हक कर लेती है। वो छोटी है ना, पैर तक जाती है वो। टीचर आंटी आप आ गई, आप आ गई। तभी आरुषि जैसे ही देखती है नीचे कि सारा उसे पैर तक हक कर ही रखी है, तो वो सामने की ओर देखती है तो देखती है काजल का जो हस्बैंड है राजीव, वो और मधवी, शायद ये लोग बाहर गए थे आसपास और ये लोग एकदम से एंटर कर रहे थे। तभी आरुषि एकदम से सारा को अपनी गोद में ले लेती है और एकदम से टाइटली हक कर लेती है। हाँ बच्चा, मैं टीचर आंटी आप कल क्यों नहीं आए? बताया मैंने आपको कितना कॉल करी। सॉरी बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी ना आंटी की, इसीलिए आ नहीं पाई। तो सारा भी एकदम से कस के गले लगा लेती है। कुछ देर तक तो वैसी ही रहती है। आरुषि सामने की ओर एक टक देखती है। माधवी नहीं समझी, मतलब उसे लगी ही नहीं थी कि आरुषि यहाँ पे हो सकती है। इधर राजीव भी थोड़ा शॉक था और वो एकदम से पूछता है कि आरुषि तुम यहाँ पे? तभी भी आरुषि बोलती कि हाँ वो
जीजू वो बस सोची कि एक बार सारा से मिल लूँ। हाई दिन तबीयत वगैरह ठीक नहीं थे तो मैं नहीं गई थी, और मुझे पता भी नहीं थी कि ये लोग आज ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, आई कैसे हो तुम इतनी दूर से? नहीं, वो एक्चुअली रास्ते तो रोक नहीं सकती थी ना, तो सोचा कि सीधा एयरपोर्ट आ जाती हूँ। एयरपोर्ट शायद पकड़ लो तो बस आ गई। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे आई? स्कूटी से। उड़ के आई हो क्या इतनी जल्दी? नहीं, बस आ गई। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। वैसे भी तुम पूरे पसीने में लथपथ हो। वो एकदम से साइड में चले जाते हैं। इधर सारा तो छोड़ ही नहीं रही थी, वो बहुत सारे बात कर रही थी आरुषि से, और आरुषि सारा से बात तो कर रही थी, लेकिन नज़र उसकी थी माधवी की ओर। माधवी अपनी सर झुकाई हुई एक साइड पे बैठी हुई थी। तब तक साढ़े 11 बज चुके थे। उधर ना थोड़ी अर्ली पहले अनाउंसमेंट हो जाते हैं, 20 मिनट पहले ही वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगते हैं इन लोगों के फ़्लाइट के। तो माधवी एकदम से सारा की ओर देखते हुए बोलती कि बच्चा, अब टीचर आंटी को छोड़ो, हमारी जाने की वक्त आ गई है। तभी सारा छोड़ नहीं रही थी, वो एकदम से आरुषि की दुपट्टा पकड़ ली थी। नहीं, मुझे टीचर आंटी को छोड़ के नहीं जानी। टीचर आंटी चलो ना, अभी चलो ना। बेटा मैं जा नहीं सकती ना, आप रुक जाओ ना। तभी माधवी बोलती कि जी रोक तो नहीं सकते हम, वो सारा की स्कूल सब कुछ वहीं पे है, और आई बाबा उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, उनका भी तो ध्यान रखने पड़ेंगे ना। आरुषि सारा की हाथ छोड़ देती है तो सारा को माधवी गोद में ले लेती है। राजीव भी एकदम से आते हैं और एकदम से एक बॉटल वो पकड़ा देता है आरुषि को कि ये पानी पियो, थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट होते हैं अब ये लोग जाने लगते हैं। सारा रो रही थी, आरुषि को खुद कुछ तो याद आती है और एकदम से बोलती कि एक मिनट। वो अपनी बैग में से बहुत सारे चॉकलेट निकालती है, जो शायद वो आते वक्त सारा के लिए लाई थी, बहुत सारे। सारा भाग के आती है, वो चॉकलेट को लेती। इतना सारे चॉकलेट? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो हर रोज़ एक ही खाओगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, याद रखना। आई विल मिस यू। और ये बोलते हुए सारा की चिक्स पे किस करती है। सारा अपनी आई के पास चली जाती है। आरुषि की आंखें भर चुके थे। वो जो मोमेंट थी ना, उसके लिए इतनी पेनफुल थी, शायद आज तक इतनी दर्द वो कभी भी नहीं महसूस करी थी। और जिस क्षण माधवी सारा एकदम से एंटर की ओर जा रही थी, उसी वक्त पता नहीं आरुषि को क्या होती, वो एक बार आवाज़ लगाती है, माधवी जी। तभी माधवी रुक जाती है और पीछे की ओर देखती है। इधर आरुषि भाग के आती है और माधवी को बिना कुछ बोले ही, सारा थी उसकी हाथ पकड़ी हुई, वो बस माधवी को हक कर लेती है। माधवी शॉक थी। राजीव तो साइड पे खड़ा था, वो भी थोड़ा सा शॉक था कि क्या हो रहा है ये। माधवी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही आरुषि ने उसे हक करी थी, माधवी इतना समझ गई थी कि आरुषि की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हाई फीवर है, क्योंकि उसकी पूरी बदन तप रही थी उस वक्त। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी उस वक्त। न जाने आरुषि को क्या होती है, वो कुछ क्षण तक ऐसी ही रहती है और अगले क्षण वो एकदम से पीछे होती है। माधवी ने अभी तक हक बैग भी नहीं करी थी, वो बस शॉक थी। ये सिचुएशन के लिए वो तैयार थी नहीं, ऐसे कुछ होगी उसे नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड थी। और बस वो आरुषि की ओर एक बार देखती है। आरुषि की आंखें भर चुके थे आंसू से, बस भरे हुए थे, आंसू गिरते नहीं हैं आंखों से, बस समटे हुए थे वहाँ पर। माधवी शॉक थी थोड़ी सी, उसे थोड़ी सी अजीब लगती है कि क्या हो गई है। और तभी पीछे से लोग बोलते हैं कि अरे आगे तो बढ़िए। तो माधवी आगे चली जाती है और जो दो आंसू आरुषि की आंखों में समाई हुई थी, माधवी की उछल होने से वो आंसू एकदम से आंखों से गिर जाते हैं। राजीव इस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं था। वो एकदम से आता है और आरुषि की शोल्डर पे टैप करता है, आई यू ओके? और आरुषि जैसे ही पलटती है तो राजीव भी शॉक्ड हो जाता है। आरुषि की आंखों में आंसू थे। आरुषि वहाँ से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चुप से निकल जाती है। वो फिर से स्कूटी उठाती है और अपने घर की ओर आती है। ये जो एहसास है
ये बहुत अजीब थे और इतना पेनफुल उस वक्त आरुषि को महसूस हो रही थी, मानो अगर उसके बस में हो ना तो वो दिल काट के, दिल को निकाल के थोड़ी बहुत शायद उस वक्त उसे सुकून मिले, ऐसा उसे फील हो रही थी। वो दिल पे 1-2 दफ़ा मार भी चुकी थी कि इतना दर्द क्यों हो रही है, मुझे ये दर्द अच्छी नहीं लग रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी अब की बार उसकी ड्राइविंग थोड़ी स्लो थी और वो घर पहुंचती है। घर में तो उसकी मम्मी ऑलरेडी इतनी परेशान हुई थी, अचानक क्या हो गई, भाग के चली गई वो बिना कुछ बोले। लगभग 1 घंटे लगते हैं अब की बार उसे घर आने में। और जब वो घर आती है वो सीधा जाती है अपने कमरे में। उसकी मम्मी कुछ काम कर रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दी थी, बस उसके दादाजी पीछे से आवाज़ लगाई थी कि बेटा क्या हुआ है, लेकिन आरुषि कोई जवाब नहीं देती। वो चुप से बस अपने कमरे में जाती है। उसे पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी, ये जो फीलिंग्स थी बस अभी तो वो समझने की कोशिश कर रही थी। और उससे पहले माधवी चली गई है। माधवी का इस तरह से जाना आरुषि को पसंद नहीं आई है। और इधर राजीव माधवी के साथ जाता है क्योंकि वो गांव तक छोड़ के वापस आएगा, लेकिन उड़ान भरने से पहले वो काजल को ये सारी बात बता चुका था। इधर काजल भी बहुत शौक थी, आखिर बात क्या हुई, क्योंकि जितना वो आरुषि को जानती है आरुषि वैसी तो नहीं है। और आरुषि वो तो बस कुछ आंसू बहा देते हैं, पता नहीं क्यों जो दर्द उसके दिल में महसूस हो रही थी, शायद वो आंसू से थोड़ी बहुत वो दर्द थोड़ा कम हो। इधर काजल को जैसी सारी चीज़ पता चलती है वो कॉल करती है आरुषि को। लगातार 4 कॉल के बाद 5वीं कॉल पर वो कॉल रिसीव करती है। उसकी गला एकदम से भारी सी हो गई थी, मानो वो खूब रोई है ऐसा। काजल बोलती कि हेलो आरुषि। आरुषि की मानो गले में कुछ चुभ रही हो, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी जोर लगा के कहती है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ, तू मेरे घर आ रही है कि मैं तेरे घर आऊँ। आरुषि बोलती कि नहीं वो घर आने की कोई बात नहीं है, तो तू आ रही है। काजल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात मुझे भी पता है, पर उससे अलावा भी मुझे कुछ पूछनी है, आखिर क्या हो गई है, तू आ रही है कि मैं आऊँ। लेकिन आगे आरुषि कुछ नहीं बोलती है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि उससे बात कर ही नहीं जा रही थी। फिर उसकी मम्मी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलती है कि बेटा ऐसे भाग के कहाँ गई थी तुम, हाँ तुम्हें खुद का ध्यान होती भी है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रही है, क्या घूम रहा है दिमाग में जो एकदम से चुप से निकल गई हो, अपनी मनमर्जी कर रही हो, क्या गई है। हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें बताओ कि मम्मी आपसे ये हुई है, मुझे ये पसंद नहीं है, बताओ सुधरेंगे, लेकिन तुम कम से कम अपनी तबीयत तो ठीक रखो, आखिर हो क्या रही है तुम्हारे साथ। आरुषि बस चुप से सुन रही थी, अपनी हाथ को देख रही थी जो लास्ट में वो माधवी को कस के गले लगाई ली थी। माधवी की आंचल को कस के पकड़ी हुई, इतनी ज़ोर से पकड़ी थी कि आंचल के साइड में से भी उसकी नाखून उसके हाथ में चुभी थी। वो बस एक टक देख रही थी, शायद इस पल को अपनी यादों में एकदम से बांधना चाहती हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी दर्द भी हो रही थी। उसकी मम्मी बहुत बोलने के बाद वो थक के चली जाती है और उसके पापा को फ़ोन लगा के ये सारी चीज़ बताई जाती है। आरुषि तुरंत कॉल लगाती है उस डॉक्टर को। वो डॉक्टर तुरंत फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती कि आरुषि की आवाज़ से वो पहचान जाती है। बोलती कि आर यू क्राइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हुआ है बताओ। आरुषि बताती है। डॉक्टर बस शांति से आरुषि की बात सुनती है, तभी वो बोलती कि देखो मैं तुम्हें अपना बहन जैसी मानती हूँ, एक बात कहूँगी, आई थिंक ये अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा है, तुम थोड़ा सब्र रखो, पर ये जो दर्द हो रहे है मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। आरुषि काम डाउन, पानी पी लो थोड़ी। पर मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, ये जो भी है ना अंदर चुभ रही है, ये बाहर भी नहीं आ रहे हैं और ना ख़त्म हो रहे हैं। कूल डाउन, सब ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो। मुझे नहीं लगती कि अब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तुम्हें उस टॉपिक में, अब तक तुम्हें चीज़ें समझ आ जानी चाहिए।
आरुषि, खुद के एहसास को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकते। हम कब क्या क्या महसूस करते हैं वो हमारे अलावा कोई और नहीं बता सकते हैं। किसके लिए कौन सी फीलिंग्स, वो हमें खुद ही समझने पड़ते हैं। तुम खुद समझो। आज की बात शायद चीज़ें और भी क्लियर हो गई होगी तुम्हारे लिए। आगे की रास्ता थोड़ी बहुत और कठिन है। तुम्हें पेशेंसली और स्ट्रांगली डील करनी पड़ेगी और अपनी माइंड को थोड़ी बहुत कंट्रोल करनी पड़ेगी, साथ अपने दिल को भी। आरुषि, मेरे पास पेशेंस है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हो सके तो कल आके मुझसे बात कर लेना। वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और इधर काजल, वो सच में तय करती है कि अब वो आरुषि के घर आएगी। दोपहर तक वो सारी चीज़ ख़त्म करके वो लगभग 3 बजे तक आरुषि के घर में आ जाती है। आरुषि लंच तक नहीं करी थी, अब फीवर और ज़्यादा बढ़ रही थी। काजल को उसके घर का पता थी और जैसे ही वो घर में आती है आरुषि की मम्मी पहचान जाती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार वो आ चुकी थी। और वो बोलती कि अरे काजल बेटा तुम। नमस्ते आंटी। अच्छा ये तुम्हारा बेटा है? हाँ आंटी, वो आरुषि का है। वो ठीक तो है ना? मुझे जैसे कि लग रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही समझी हो। पता नहीं पागल सी हो गई है, क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रही है, क्या हमसे कुछ गलती हुई है या कोई और परेशानी, कुछ समझ नहीं आ रही है बेटा। आंटी वो कहाँ है? मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। बेटा वो कमरे में है। अच्छा। तभी पूर्वा आती है और बोलती कि हाँ आप दी की दोस्त हो ना? हाँ हाँ, मैं आपकी दी की आपकी क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, पर हाँ हाँ मैं आपको जानती हूँ। वैसे क्या है, कुछ कहना चाहती है आप? नहीं, वो बेबी को मैं गोद में ले लूँ? तभी काजल हंसते हुए बोलती हाँ हाँ लीजिए, मैं थोड़ी उससे बात करके आती हूँ। आंटी कुछ दीजिएगा मत, मैं बस लंच करके आई हूँ। अरे बेटा पर कुछ चाय? हाँ चाय चलेगी, पर थोड़ी देर में दीजिएगा, मैं पहले उससे थोड़ी बात कर लेती हूँ, समझ लूँ कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। हाँ बेटा अब तुम ही बात करो। पहले तो काजल आरुषि की दादाजी से मिलती है, फिर वहाँ से वो जाती है आरुषि के कमरे में। थोड़ी सी दरवाज़ा लॉक लगी हुई थी, मतलब लॉक नहीं थी, बस बंद थी दरवाज़ा। वो नॉक करती है। आरुषि को लगती है उसकी मम्मी हो। बोलती कि मम्मी कितनी बार बोल चुकी हूँ, फ़िलहाल भूख नहीं है, थोड़ी देर में आके खा लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हूँ मैं। तभी काजल एंटर करती है। वो देखती है आरुषि बेड के दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी। वो आती है और उसके बगल में बैठती है और बोलती है अच्छा तो अब खाने की भी मन नहीं है, तबीयत भी ख़राब है, चल क्या रही है तेरे दिमाग में? हाँ। तभी आरुषि उठ के बैठ जाते, बोलती तू मैंने तुझसे कही थी कि अगर तू आ रही तो मैं नहीं आऊँगी, अगर तू नहीं आएगी तो मजबूरन मुझे तेरे घर जाने पड़ेगी। तो आ गई। तू पागल है क्या? समर्थ समर्थ तेरी भाभी के पास है। तुझे कहने की क्या ज़रूरत है? क्यों मैं नहीं आ सकती? बोल दे कि काजल तू मेरे घर नहीं आ सकती, मैं अभी फ़ौरन तेरे घर से चली जाऊँगी और कभी नहीं आऊँगी। मैं ऐसा बोली क्या? क्या हो गई है तुझे? और जैसे ही काजल उसकी फेस को पकड़ती है, काजल भी शॉक थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तप रही थी उसकी बदन। तुझे फीवर है? हुआ क्या है तुझे? हाँ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और वो तेरी बहनी पहुँच गई? वो लोग तो पहुँच गए कब के। तुझे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब क्या आरुषि काजल को कुछ बता पाएगी अपनी मन के उलझने, कि किन चीज़ों से वो उलझती हुई अपनी पूरी समा ख़राब कर रही है? तो देखते हैं आगे, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।